हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लिमिज इन एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे अपने यूनिट 6 के बारे में। ठीक है, यूनिट 6 चल रही है हमारी, यूनिट 6 का पार्ट सी चल रहा है। ठीक है, तो पिछली क्लासेस में हम लोगों का जो स्टैटिक्स चल रही है, ठीक है, स्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा स्टैटिक्स में धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि इतने जल्दी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। जब एक वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वीडियो भी देखिए प्लस किताबों से भी पढ़िए, तभी चीज़ें आपकी समझ में आएंगी। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक्स थोड़ा टफ होता है, फिर उनसे रिलेटेड उनके क्वेश्चंस को भी कीजिए। और एक बात और बोल दूँ, यदि आप सभी लोग चाहते हैं कि मैं आपके सामने जल्दी से जल्दी लाइव आऊँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी को शेयर कीजिए। ठीक है, और हमारे लाइक्स भी कीजिए चैनल को, तो जिससे क्या होगा तो मैं आप सभी लोगों के सामने जल्दी से जल्दी लाइव आ सकूँगी। ठीक है, तो हमारा यूनिट 6 चल रहा है। यूनिट 6 में ठीक है, कल हम आपको मध्यमान विचलन क्या होता है, माध्य विचलन क्या होता है, प्रामाणिक विचलन क्या होता है, इन सभी की बात कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबिलिटी क्या होती है, तो डिविएशन क्या होता है, माध्य क्या होता है, मीन मीडियन मोड होते क्या हैं, इनके जो विचलन को हम कैसे पता चलते हैं। ठीक है, जो स्कोर होते हैं वो हमारे कितने फैले हुए हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं या प्रसार कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। तो कल हम बात कर रहे थे मानक विचलन या प्रमाणक विचलन। इसको कहते हैं मानक या प्रमाणिक विचलन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, एसडी के नाम से जानते हैं। तो ये जो होता है ये आपको हम बता चुके हैं, ये मीन का सुधरा हुआ रूप है। ठीक है, जो मीन डिविएशन होता है इसका कैसा सुधरा हुआ रूप है। सुधरा रूप कैसे कि जब हम माध्य की गणना करते हैं, माध्य की गणना करना हमने आपको बताया था कि माध्य कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है max/n। ठीक है, यही होता है। तो जो हमारी संख्याएं दी होती हैं, जो हमारे स्कोर दिए होते हैं, जो हमारी परीक्षा में मान लीजिए टेस्ट में जो बच्चों के नंबर आए हुए होते हैं, उन सभी नंबरों को हम जोड़ देते हैं और उन नंबर की संख्या से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो x बराबर होता है कि संख्याओं का योग। ठीक है, तो जो स्कोर आए होते हैं, किसी के मान लीजिए 30, किसी के 20, किसी के 10, तो इस तरीके से इनको क्या कर देते, प्लस कर देते हैं। अब ये जितनी भी संख्याएं होती हैं, 1 2 3 संख्याएं हैं, तो इनका 3 से भाग दे देंगे। तो जो n बराबर होता है क्या होता है, संख्याएं कितनी हैं उनका उन संख्याओं के नंबर से भाग दे, 3 हो 4 हो या 5 हो तो इनका प्लस ऐड कर देंगे, इसके बाद उस संख्या से उसका भाग दे देंगे। तो ये जो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, मीन, जिसको हम औसत भी कहते हैं। ठीक है, तो वो हमारा मीन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब जो मीन का वेरिएंस क्या, डिविएशन क्या है, इसका विचलन किस तरीके से निकालते हैं, तो वो भी हमने आप सभी लोगों को बताया। ठीक है, मान लीजिए आपके सामने ये संख्याएं दी हुई है। ठीक है, इनका हमको क्या निकालना है, माध्य निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है, तो इन संख्याओं को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सूत्र के अकॉर्डिंग बताते हैं। ये सूत्र होता है मीन निकालने का, इनको हम सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, 10 18 24 6 10 30। ठीक है, ये कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, इसके बाद 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, तो इनको क्या कर देंगे, 5 से भाग दे देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 आ जाएगा। अब ये जो 6 क्या होगा, इसका मीन होगा, माध्य होगा। ठीक है, अब इससे हम ये देखते हैं कि इससे इसका अंतर कितना है, इसका अंतर कितना है, जो स्कोर है वो माध्य से कितने फैले हुए हैं, माध्य के आसपास कितने स्कोर हैं, कितने ज़्यादा सामान्य वितरित है या असामान्य वितरित हैं, ज़्यादा दूर दूर तक फैले हुए हैं, स्कोरों का अंतर ज़्यादा है कि या कम है। ठीक है, ये देखते हैं। तो अब ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक वैल्यू में से जो प्रत्येक स्कोर है, ये स्कोर जो है बच्चे के हैं। मान लीजिए एक परीक्षण में किसी बच्चे का 2 नंबर आया, किसी का 4 आया, किसी का 6 आया, किसी का 8 है, किसी का 10, तो ये स्कोर है। ठीक है, अब जब हम इन स्कोरों का मान निकालते हैं, मीन निकालते हैं, तो क्या आ गया हमारा, 6 आ गया। अब प्रत्येक स्कोर में से हम क्या कर देंगे, इस माध्य को, इस मीन को घटा देंगे, तो हमको क्या उसका डिविएशन मालूम चल जाएगा, विचलन मालूम चल जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, माध्य विचलन। ठीक है, क्या कहते हैं, माध्य विचलन। जैसे मान लीजिए हमें स्कोरों की टाइप्स लिख लेंगे, 2 4 6 8 10। ठीक है, तब इसमें से हम क्या कर देंगे, 6 को घटा -6, सब में से क्या कर देंगे, -6 कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम 2 में से 6 घटाएंगे तो
बराबर माइनस का 4, ठीक है। यहाँ पर घटाएंगे माइनस का 2, यहाँ पर घटाएंगे तो 0, ठीक है, 0 आ जाएगा। इसे यहाँ पर घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। इन सभी को हम जोड़ देंगे, ठीक है। इसमें जो ये माइनस के हैं, जो ये प्लस के हैं, इसका हम ध्यान नहीं रखते हैं। इन चिन्हों को भुलाकर, इन चिन्हों को छोड़कर जब हम इनका योग करते हैं तो इसीलिए इसको शुद्ध नहीं कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए इसकी जो क्या होती है, इसको कहते हैं कि ये जो मीन होता है वो 100% सही नहीं होता है, इसकी शुद्धता निश्चित नहीं होती है, ठीक है, एक्यूरेसी नहीं होती है इसमें, क्योंकि यहाँ पर हम इन चिन्हों का ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इनको केवल जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यह कितना आ गया आपका 12। तो ये जो 12 संख्या होगी ये पूरे के पूरे स्कोर का क्या होगा, मीन डेविएशन, ठीक है। समझ में आया मीन डेविएशन क्या होता है? तो ये पूरे के पूरे का मीन डेविएशन होगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि 4 का मीन डेविएशन कितना है, ठीक है, जो ये 4 स्कोर है इसका मीन डेविएशन कितना है, तो आपने यहाँ देखा तो क्या आ जाएगा आपका 2 का अंतर है इनमें। अब यहाँ से पूछा जाए कि 6 से 2 में माध्य से 2 का डेविएशन कितना है, ठीक है, मीन का 2 से डेविएशन कितना है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे 2 है -6, तो यहाँ क्या जाएगा माइनस का 4, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, माध्य विचलन हो गया, मीन डेविएशन हो गया। और जो मानक विचलन, ये चीज़ें हम कल आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर से थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं। जो आपका क्या, ठीक है, इसको सबसे ज़्यादा शुद्ध कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सेम प्रोसेस यही होती है। जो हमारा प्रमाणिक विचलन होता है या मानक विचलन होता है, उसको हम कब निकालते हैं, जब हमारा क्या मध्यमान दिया हुआ होता है। इसमें क्या होता है, मध्यमान नहीं सॉरी मीन दिया हुआ होता है, माध्य, ठीक है, माध्य हमारा दिया हुआ होता है, ठीक है, तब हम इसका यूज करते हैं। तो जब हमारा माध्य दिया हुआ होता है तो ये जो माध्य का जो विचलन होता है, इसकी प्रोसेस क्या है, थ्योरी पढ़ेंगे आप तो समझ में आ जाएगी, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से समझा दे रही हूँ। तो ये जो आपका विचलन आया, ठीक है, माध्य विचलन आया, इसका ही क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो जो निकल कर आता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रमाणिक विचलन कहते हैं। इसीलिए इसको इसलिए शुद्ध कहते हैं क्योंकि इसमें हम इसका क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, d², ठीक है। तो अब इसमें हम 4 का वर्ग कर देंगे, 62, 4, यहाँ पर 0, 4 और 16, ठीक है, इतना आ गया ना आपका, ये आ जाएगा। अब हम इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, 40 आ गया, 40, ठीक है। तो ये जो 40 आया ये पूरे इसका प्रमाणक विचलन या मानक विचलन, यानी पूरे स्कोर का प्रमाणक विचलन या मानक विचलन क्या होगा, 40 होगा, ठीक है। चीज़ समझ में आई? तो इसी को कहते हैं डेविएशन। इससे कितना अंतर है इसमें, ठीक है, वास्तविक रूप से कितना अंतर है। मान लीजिए इसमें जो इसके मध्यमान के या मीन के आसपास जो स्कोर हैं वो कितने फैले हुए, ठीक है, उसमें कितना अंतर है। लेकिन इसकी जो विशेषता, एक चीज़ और लिख लीजिए जिससे क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है, जो यदि एक चीज़ और लिख लीजिए इसमें, ठीक है, यदि हम जो हमारे ये स्कोर हैं 2 + 4 + 6 + 3 + 10, ठीक है, इनमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए जोड़ दें कोई भी संख्या, यदि हम स्कोर में जोड़ देंगे तो क्या हमारे माध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो हमारा वेरिएशन होगा, डिविएशन होगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आपका क्वेश्चन आया हुआ है, शायद जुलाई का क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपका जो माध्य कितना दिया हुआ है उसमें 50 दिया हुआ है और विचलन कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। यदि हम इन दोनों संख्याओं में क्या कहते हैं, इन दोनों संख्याओं में कितना जोड़ दें, ठीक है, यदि हम इन दोनों संख्याओं में 2 जोड़ दें, 2 इसमें जोड़ दें, इसको 52 कर दें और इसको क्या कर दें, 12 कर दें। यदि हम दोनों संख्याओं में 2 जोड़ दें तो आपका माध्य आपका कितना है, मीन कितना है 50, और ये विचलन कितना है इसका, माध्य विचलन कितना है, MD कितना है आपका, MD या इसको SD कह सकते हैं, मानक विचलन, ठीक है। तो मानक विचलन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा,
तो इसका कहते हैं कि मान लीजिए यदि हमने 2 इसमें जोड़ दिए, ठीक है, 2 इसमें जोड़ दिए तो ये कितना हो गया, फिर से देखिए निकालते बताते हैं, ठीक है। तो 2 इसमें जोड़ दिए ये 4 हो गया, इसमें 2 जोड़ दिए ये 6 हो गया, इसमें जोड़ दिए ये 8 हो गया, इसमें जोड़ दिए ये कितना हो गया 10 हो गया, और इसमें जोड़ दिए तो ये 12 हो गया, ठीक है। तो यदि हम इसमें जोड़ते हैं तो आपका माध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा और मानक विचलन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसमें जब भी 2 जोड़ते हैं तो जो हमारा क्या होगा, माध्य होगा, मीन होगा, वो हमारा क्या होगा, बदल जाएगा, लेकिन जो मानक विचलन होगा उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका आप याद रखिएगा। लेकिन जैसे देखिए हम आपको भी बताते हैं, सॉल्व करके दिखाते हैं इसको। जैसे देखिए ये कितना 10 20 40 हो गया ये, ठीक है। 2 हमने इसमें जोड़ दिए तो ये कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन संख्याओं को बदल दें तो इनका अब हम माध्य निकालेंगे तो क्या होगा 40 1 2 3 4 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अभी क्या था हमारा 6 था, जब हमने में 2 संख्याओं को यदि इसमें घटा देंगे तो हमारा मीन क्या आ जाएगा, तो हमारा क्या हो गया माध्य बदल गया ना। लेकिन अब विचलन को देखते हैं क्या होता है कि जो हमारा डिविएशन है उसमें कितना अंतर आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सेम यही पोजीशन करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। विचलन में इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे पहले हमने 2 4 6 8 10 लिखा था, अब हम यहाँ पे लिखते हैं 4 6 8 10 12, ठीक है। तो इसमें हम कितना मीन क्या है हमारा 8, तो हम इसमें 8 इसमें से 8 घटाएंगे, इसमें से 8 सब में से 8 घटाएंगे, ठीक है। फिर भी हमारा मानक विचलन क्या होगा 1 ही रहेगा, ठीक है। टू आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। 6 में से 8 जाएगा, यहाँ पर माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4 6 में से 8 जाएगा, माइनस का 2, यहाँ पर 0 आ जाएगा, इसमें से माइनस 10 में से 8 जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा प्लस का, और 12 में से 8 जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, सॉरी पता नहीं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। और 12 में से 8 जाएगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको हम क्या करते हैं, इनको हम जोड़ दें सबको, 4 8 10 12, तो ये कितना आया 12 आया। तो मानक विचलन पर हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। देखिए तब भी यही था पोजीशन, ठीक है। हमने इसको घटाया था, इसको ही तो जोड़ा था। अब हम इनका जो हमने आपका उसमें निकाला था, फिर भी हमारा यही वैल्यू आई थी, फिर भी हमारा मीन कितना आया था 12 आया था, ठीक है। हमने आपके सामने देखिए ये भी लिख दिया है, ये हमारी पहले की संख्या है, तो इसका देखिए हमारा वेरिएंस कितना आया, डेविएशन कितना आया। ये हमारा पहले क्या था, पहले हमारा मीन 6 था, लेकिन जब हमने इसमें 2 को जोड़ दिया तो हमारा मीन क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है। तो जब हम इन संख्याओं में से पहले हम 6 को घटाएंगे, सभी वैल्यू में से सभी स्कोर में से 6 को घटाया तो हमारा ये निकल कर आया। अब इसको हम जोड़ेंगे, काउंट करेंगे तो कितना आएगा 4 4 8 2 10 2 12। तो इसका भी पूरे का क्या आ रहा है विचलन 12 आ रहा है, और इसमें हमने 2 संख्या जोड़ दी तो भी इसमें क्या आ रहा है 12 आ रहा है। तो हमारा माध्य बदल जाएगा, मीन हमारा बदल जाएगा, लेकिन जो डिविएशन होगा, जो मानक विचलन होगा वो नहीं बदलेगा, वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आया था वो आया था, इसमें ऑप्शन दिए हुए थे कि माध्य हमारा 50 है और मानक विचलन हमारा कितना है 10 है, ठीक है। तो जब हम इसमें 2 जोड़ देंगे, दोनों में माध्य में और मानक विचलन में 2 जोड़ देंगे तो हमारा अंतर, तो हमारा जो नया माध्य और मानक विचलन, यदि हम इन संख्याओं में 2 को जोड़ देंगे तो हमारा नया माध्य और मानक विचलन क्या होगा। तो उसका राइट आंसर था 50। इसमें हमारा 2 हो जाएगा तो 52 हो जाएगा, या 3 जोड़ देंगे तो 53 हो जाएगा, लेकिन ये हमारा कितना रहेगा 10 रहेगा, ठीक है। तो समझ में आई ये चीज़। लेकिन यदि हम इनमें गुणा कर देंगे, मान लीजिए हम 2 को गुणा कर दें, तो फिर हमारा मीन तो बदलेगा ही बदलेगा, लेकिन जो हमारा मानक विचलन होगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। 4 गुना बढ़ जाएगा, ये चीज़ याद रखने वाली बात है, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चाहे हम इसमें 2 को घटा दें, चाहे 2 को जोड़ दें, जो माध्य हमारा क्या होगा बदल जाएगा, लेकिन मानक विचलन में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को। अगला है हमारा विचलन गुणांक, ठीक है, कोफिशिएंट
वेरिएशन। ठीक है, अगला है आपका विचलन गुणांक, जिसको कहते हैं कोफिशिएंट वेरिएशन, मतलब कि सहसंबंध गुणांक भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसका यूज हम कब करते हैं, जब हमको अलग अलग टेस्टों में, 2 टेस्टों में यह पता करना हो कि कौन से टेस्ट में विचलन कम है और कौन से टेस्ट में विचलन ज़्यादा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, विचलन गुणांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक ए टेस्ट, दूसरा बी टेस्ट दिया गया। ठीक है, छात्रों को अलग अलग, ठीक है, भिन्न भिन्न समूहों में मतलब कि टेस्ट लिया गया, 2 अलग अलग समूहों में टेस्ट लिया गया, ए ग्रुप और बी ग्रुप में लिया गया। तो यहाँ पर हमने इसको ए टेस्ट दिया, इसको बी टेस्ट दिया। तो हमने जब हम इनकी तुलना करते हैं, ठीक है, कि इसमें आपका विचलन कम है और इसमें विचलन ज़्यादा है। ठीक है, तो जब हम ये देखते हैं कि किसमें कितना विचलन कम है या किसमें कितना विचलन ज़्यादा है, जब हम इसकी मात्रा का अध्ययन करते हैं या मात्रा को नापते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, हम विचलन गुणांक कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। इसमें मानक विचलन और मध्यमान दोनों का ही ध्यान रखा जाता है। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है CV बराबर 100, ठीक है, अपॉन M। ठीक है, इस सूत्र में रखने पर आपका CV का जो मतलब है वो है आपका विचलन गुणांक। ठीक है, और M का मतलब तो आप जानते ही हैं, मीन। ठीक है, और इसका जो मतलब होता है वो होता है आपका SD मानक विचलन, स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, तो जब हम इस सूत्र में जो भिन्न भिन्न हमको समूह मिले तो जो हम उसका इनका जो आपका मीन आएगा उसको निकालेंगे। उसके बाद 100 में से जो हमारा SD होगा उसका गुणा कर देंगे और फिर M में से उसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा विचलन गुणांक, सहसंबंध गुणांक जिसको कहते हैं, कि जो 2 अलग अलग समूह हैं या 2 जो अलग अलग हमने टेस्ट दिए हैं उनमें किसमें विचलन की मात्रा कम है और किसमें विचलन की मात्रा ज़्यादा है। जब हम इस चीज़ को नापते हैं तो इसी को कहते हैं सहसंबंध गुणांक। ठीक है, तो ये हम जब करते हैं जब हमको अलग अलग समूहों में एक ही टेस्ट का क्या करना हो, विचलन का पता करना हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अगला है आपका विश्वास सीमा। ठीक है, अगला क्या दिया हुआ है आपका, विश्वास सीमा। ठीक है, विश्वास सीमा क्या होती है। ठीक है, जब कभी भी हम रिसर्च में आपका क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, जो हम टॉपिक लेते हैं तो टॉपिक में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो जो हाइपोथेसिस बनाते हैं उसका एक विश्वसनीय वो होता है। ठीक है, उसकी एक विश्वास सीमा होती है कि वो हमारी हाइपोथेसिस सत्य होगी या असत्य होगी। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जो इसकी विश्वसनीयता की जो सीमा होती है वो 0.05 से लेके कितनी होती है, 0.1 तक होती है। ठीक है, इसका मतलब होता है 100 में से 5 गलती करना। ठीक है, इसका मतलब होता है, ठीक है, और इसका मतलब होता है 100 में से 1 गलती करना, केवल एक बार गलती करना। ठीक है, तो आपका जो विश्वास स्तर होता है, जो विश्वसनीयता इसका स्तर होता है वो होता है 0.5 से लेके 0.1 तक। ठीक है, तो जब कभी भी हम कोई भी अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं, आगे आप पढ़ेंगे टाइप 1 त्रुटि, टाइप 2 त्रुटि, और ये हम आपको पहले पढ़ा भी चुके हैं, लेकिन आपके सिलेबस में फिर से चीज़ें दी हुई हैं तो हम दोबारा से उनको फिर से रिपीट कर लेंगे। ठीक है, तो जब कभी भी हम रिसर्च में हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है, तो जब कभी भी हम रिसर्च में हाइपोथेसिस बनाते हैं तो जो हमारी शून्य परिकल्पना होती है, शून्य परिकल्पना के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि जो शून्य परिकल्पना होती है, नेगेटिव हाइपोथेसिस होती है, तो या उसको क्या कहते हैं, उसको कोई भी परिकल्पना बनाते हैं। मान लीजिए हमने कोई हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमारा टॉपिक क्या है कि हमारा नेट क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। ठीक है, हम टेस्ट देने जा रहे हैं तो हमने देखा कि हमारा जो टेस्ट होगा नेट हमारा क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। तो जो हमारी शून्य परिकल्पना होती है वो नेगेटिव से शुरू होती है, मतलब कि इसकी तो शून्य परिकल्पना क्या होगी कि हमारा नेट क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है, यदि हमारा नेट क्वालिफाई नहीं होता है तो हमारी शून्य परिकल्पना कैसी होगी, स्वीकार हो जाएगी। ठीक है, और यदि हमारा नेट क्वालिफाई हो गया, ठीक है, क्वालिफाई हो गया,
तो यह क्या होगा कि शून्य परिकल्पना जो है हमारी रिजेक्ट हो जाएगी, यानी असत्य हो जाएगी। ठीक है, अब इसी में हमको जो विश्वास सीमा है, कॉन्फिडेंस लेवल है, इसका हम इसको स्टेटिक्स के माध्यम से मापते हैं। तो कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। मान लीजिए कि इसमें हमारा कि शून्य परिकल्पना, ये तो नेट का एग्जाम्पल है। मान लीजिए मैं इस तरीके से लेती हूँ कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, ठीक है। मान लीजिए इस टाइम पे कोरोना चल रहा है, ठीक है। तो आपको अभी हम पहले एरर टाइप 2 त्रुटि और टाइप 1 त्रुटि ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आगे आप देख लीजिए, ठीक है। तो जो हमारा होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हम देख रहे हैं, ठीक है। पहले हम ये नहीं देखते उसको है कि नहीं है। मान लीजिए हमको किसी व्यक्ति को चेक करना है कि उसको डायबिटीज़ है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी शून्य परिकल्पना क्या होगी, वो नेगेटिव से शुरू होती है। तो हम कहेंगे उस व्यक्ति को डायबिटीज़ नहीं है, ठीक है। हमने पहले ही परिकल्पना बना ली, रिसर्च करने गए। मान लीजिए हम जिस टॉपिक पे हम रिसर्च कर रहे हैं, तो उस पर जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो पहले हमारी एक हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस होती है जो नेगेटिव से शुरू होती है। मान लीजिए हमने बना ली उस व्यक्ति को डायबिटीज़ नहीं है, ठीक है। इसके बाद जब हमने रिसर्च किया, टेस्ट किया, ठीक है, तो इसके बाद उसको क्या होता है कि जो उसकी डायबिटीज़ निकल आती है। तो ये क्या हो गया कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस है, जो शून्य परिकल्पना है, वो कैसी हो गई, असत्य हो गई। तो इसके बाद फिर कौन सी हमारी परिकल्पना स्वीकार हो जाएगी, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं कि जैसे ही हमारी नल हाइपोथेसिस शून्य परिकल्पना असत्य होती है, अस्वीकार होती है, उसके जस्ट अपोजिट तुरंत हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बन जाती है, वैकल्पिक परिकल्पना बन जाती है। और यदि हमारी वैकल्पिक परिकल्पना रिजेक्ट होती है तो अपोजिट नल हाइपोथेसिस हमारी बन जाती है, शून्य परिकल्पना बन जाती है। तो यदि उस व्यक्ति को डायबिटीज़ नहीं है लेकिन शून्य परिकल्पना कह रही है कि नहीं है, हमने माना, लेकिन वास्तविकता क्या हुई, जो टेस्ट हुआ उसको नल हाइपोथेसिस में हमारी क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई, ठीक है। उसको डायबिटीज़ है, ठीक है। तो जब कभी भी हमारी शून्य परिकल्पना, ठीक है, रिजेक्ट हो जाती है तो क्या कहते हैं, उसको टाइप 1 एरर कहते हैं। और इसको हम आपको इस तरीके से भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल शून्य परिकल्पना जो हमारी होती है, जो परिकल्पना के 2 टाइप होते हैं, ठीक है। इसमें आपके जो शून्य परिकल्पना के होते हैं, इसकी 2 प्रकार की त्रुटियाँ होती हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, ठीक है। टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर में क्या होता है कि जब हम आपको ये सारी चीज़ें बता चुके हैं, लेकिन आपको एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से बता दे रहे हैं कि जब हम सत्य को क्या कहते हैं, असत्य सिद्ध कर देते हैं, गलत सिद्ध कर देते हैं, सही व्यक्ति को गलत कह देते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस केवल इतने से ही आता है, ठीक है, इतने से ही क्वेश्चंस आता है। एक क्वेश्चन 100% आता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। जब कभी भी हमारी शून्य परिकल्पना सत्य है, ठीक है, शून्य परिकल्पना क्या है, सत्य है, फिर भी हम उसको क्या कर देते हैं, असत्य कर देते हैं, गलत। कोई व्यक्ति सही है फिर भी हम उसको क्या कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, ठीक है। तो हमारी टाइप 1 एरर। लेकिन जब वो व्यक्ति, कोई व्यक्ति गलत है, क्या है, गलत है, शून्य परिकल्पना कैसी है, गलत है, रॉन्ग है, फिर भी हम इसको क्या कह देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, सत्य कह देते हैं, ठीक है। सत्य है उसको असत्य कह देते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी टाइप 1 एरर होती है। और जब हम गलत है, कोई गलत व्यक्ति को भी सही कह देते हैं, तो हमारी क्या सी होती है, टाइप 2 एरर होती है, ठीक है। समझ में आया सभी लोगों को, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्या होती है। तो इसको हम, जो टाइप 1 एरर होती है, इसको हम अल्फा एरर कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, बीटा एरर कहते हैं। ये इनकी साइन होते हैं। तो इसी में हमको विश्वास सीमा पढ़नी है कि जो विश्वास सीमा होती है इनकी क्या होती है, ठीक है। मान लीजिए हमने आपको जो एग्जाम्पल दिया था, किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। उसके नेगेटिव नल हाइपोथेसिस क्या बनाई, शून्य परिकल्पना क्या बनाई कि उस व्यक्ति को डायबिटीज़ है, ठीक है। तो पहले क्या था कि जो हमारी किसी व्यक्ति को हमने ये चेक कर रहे हैं कि उस व्यक्ति को डायबिटीज़ है कि नहीं है, ठीक है। मान लीजिए ये एक व्यक्ति हो गया, इसको हम ये चेक कर रहे हैं कि इसको डायबिटीज़ है या नहीं है, ठीक है। तो पहली हमारी शून्य परिकल्पना क्या बनी, इस व्यक्ति को डायबिटीज़ नहीं है। नेगेटिव परिकल्पना, शून्य परिकल्पना यही तो होती है, नेगेटिव से शुरू होती है। जैसे ही हम किसी भी टॉपिक पर रिसर्च करते हैं, कोई टॉपिक लेते हैं, जस्ट अपोजिट उसकी शून्य परिकल्पना नल हाइपोथेसिस बना लेते हैं नेगेटिव रूप में, ठीक है। तो हमने बना ली नल हाइपोथेसिस क्या हुई,
एक हमारा जो टेस्ट लेंगे तो निकलेगा कि एक जो टॉपिक होगा या एक बात होगी कि इस व्यक्ति को है, और दूसरी बात होगी इस व्यक्ति को डायबिटीज़ नहीं है। पहली बात होगी कि इस व्यक्ति को डायबिटीज़ है और दूसरी बात होगी इस व्यक्ति को डायबिटीज़ नहीं है। ठीक है, तो अब ये शून्य परिकल्पना है। तो पहली टाइप एरर क्या कहती है कि शून्य परिकल्पना सत्य होने पर भी, ठीक है, इस व्यक्ति को डायबिटीज़ नहीं है, ये बात सही है, लेकिन फिर भी टेस्ट में क्या आ जाता है, इस व्यक्ति को डायबिटीज़ है। मतलब शून्य परिकल्पना को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं, केवल आपको याद इतना सा रखना है कि बात सही है, लेकिन फिर भी हम उसको क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, गलत साबित कर रहे हैं। वो व्यक्ति सही है लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, गलत साबित कर रहे हैं। लेकिन टाइप 2 एरर में क्या होता, वो व्यक्ति गलत है लेकिन फिर भी हम उसका साथ दे रहे हैं, उसको सही, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, तो शून्य परिकल्पना हमारी क्या है कि इस व्यक्ति को डायबिटीज़ नहीं है, ये बात कैसी है, सत्य है। ठीक है, लेकिन अंत में हम क्या करते हैं, उसको क्या कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, गलत साबित कर देते हैं, और टेस्ट में क्या निकाल देते हैं, उस व्यक्ति को है डायबिटीज़। ठीक है, समझ में आया? और टाइप 2 एरर में क्या होता है, टेस्ट हमारा क्या आता है कि उस व्यक्ति को डायबिटीज़ है। ठीक है, गलत परिकल्पना, यही तो कह रहा है टाइप 2 एरर, मतलब गलत, ये बात गलत है कि उस व्यक्ति को डायबिटीज़ है, लेकिन फिर भी हम, ये बात सही है कि हम उस व्यक्ति को डायबिटीज़ है, लेकिन हम बाद में क्या कहते हैं, उस व्यक्ति को डायबिटीज़ नहीं है। ठीक है, ये बात समझिए, केवल इतना सा याद रखिएगा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, केवल इतने से क्वेश्चन आता है कि टाइप 1 एरर क्या कहता है और टाइप 2 एरर क्या कहता है। तो जब कभी भी हम सही शून्य परिकल्पना को, ठीक है, सत्य शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, टाइप 1 ट्रू है, सही है, ठीक है, लेकिन क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन टाइप 2 क्या है, फॉल्स है, इसको क्या कर दिया हमने, एक्सेप्ट कर दिया। समझ में आया? ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखिएगा, इससे कितने भी क्वेश्चंस लगा लीजिए, आपके क्वेश्चन सारे सही होंगे। इतना सा इसका फॉर्मूला है। अब इसमें जो हम विश्वसनीयता गुणांक की बात कर, जो आपकी विश्वास सीमा की बात कर रहे हैं, ये हमारा होता है कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, जब भी रिसर्चर क्या करता है, रिसर्च करने जाता है, मान लीजिए हम कोई भी चीज़ को रिसर्च कर रहे हैं, तो हम कोई टॉपिक लेते हैं, तो सबसे पहले हम उसमें अपना क्या, कॉन्फिडेंस लेवल, जो हमारा ये हम बता रहे हैं कि आपको बताया था कि 0.5 का मतलब क्या होता है और 0.1 का क्या मतलब होता है। ठीक है, जो हमारा सार्थकता का स्तर होता है वो क्या होता है, 0.5 से लेके 0.1 तक होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है 100 में से 5 गलती। ठीक है, 100 में से जो 5 गलतियाँ हुई हैं या जो 5 गलती हुई है वो किस कारण हुई हैं, त्रुटियाँ हुई हैं, त्रुटिवश हुई हैं, और 100 में से 1 गलती करना, एक गलती करना। कभी कभी क्वेश्चन में इस तरीके से भी पूछा जाता है, इस तरीके से 0.1, ठीक है, या 0.1 इस तरीके से भी ले देते, तो इसका मतलब होता है 100 में से एक गलती, 1000 में से एक गलती, 10,000 में से एक गलती, इस तरीके से होता है। तो जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, मान लीजिए यहाँ पर हम कोई भी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले से वो व्यक्ति क्या करता है, एक अपना विश्वास सीमा निर्धारित करता है कि हमारी जो हम रिसर्च कर रहे हैं, पहले तो हम देखिए, मान लीजिए 50% वो सही हो सकती है और 50% गलत हो सकती है, ये एक हम मान लेंगे। लेकिन विश्वास सीमा को हम क्या बनाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल, हमको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, इस व्यक्ति को डायबिटीज़ है, तो हम विश्वास के साथ कह रहे हैं कि 95%, ठीक है, 95% इस व्यक्ति को डायबिटीज़ है। ठीक है, लेकिन 5% क्या कह रहे हैं, 5% हो सकता है ये व्यक्ति बीमार ही था, ना हो, तो त्रुटियों के बस, इसको क्या कहते हैं, विश्वास स्तर। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि 99% हम कहते हैं कि इस व्यक्ति को डायबिटीज़ है, मतलब 1% नहीं भी हो सकती, 1% हो सकता है उसको ना हो। तो ये हमारा क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल और विश्वास स्तर होता है। तो इसकी जो वैल्यू होती है, वैसे केवल क्वेश्चन इतने से ही आता है हमारा, ठीक है, कि जो विश्वसनीयता का जो स्तर होता है, हाइपोथेसिस विश्वसनीयता का स्तर होता है, वो 0.5 से लेकर 0.1 तक होता है। और इसका क्या होता है कि
इसमें से हम 95 जो हमारा सार्थक अंतर आता है, ठीक है, इसको कहते हैं सार्थक अंतर। मतलब कि 95 100 में से जो 5 अंतर हैं वो 100 में से 95 अंतर कैसा है, सार्थक है। लेकिन 5% कैसा है, त्रुटिवश हो सकता है, कुछ गलती हो सकती है। सार्थक अंतर का सबसे पहले आप मतलब समझ लीजिए। किसी किसी को सार्थक अंतर, जो सार्थक अंतर होता है वो क्या होता है? सार्थक अंतर, मान लीजिए हमने एक ग्रुप लिया और एक दो ग्रुप लिया, ठीक है, हमने इन बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, और इन बच्चों को भी पढ़ाया, ठीक है, तो इन बच्चों को हमने क्या दी, चॉकलेट दी, पुरस्कार दिया, ठीक है, तो ये बच्चे क्या हुए, जल्दी सीख गए, जल्दी सीख गए। लेकिन इन बच्चों को हमने कोई भी पुरस्कार नहीं दिया, पुरस्कार की इनसे बात ही नहीं की, ठीक है। तो ये जो अंतर है इन दोनों ग्रुप में, ठीक है, इनका जल्दी सीखना और इन बच्चों का नॉर्मल तरीके से सीखना, ये जो अंतर है इसका कारण है, ये जो केवल अंतर आया है केवल और केवल एक कारण से ही आया है। किसके कारण? पुरस्कार की वजह से, ठीक है, पुरस्कार की वजह से ही आया है और इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। इसी को हम कहते हैं सार्थक, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा 95% जो बच्चे सीखे हैं, तो जो 95% बच्चे यहाँ पर सीखे हैं इस तरीके केवल पुरस्कार देने की वजह से ही सीखे हैं। लेकिन 5 बच्चे कैसे हो सकता वो पुरस्कार देने की वजह से ना सीखो हों, उनके किसी और कारण, ये कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनको हमने पुरस्कार की बात नहीं की, तो हमने दोनों पर अंतर देखा, कॉज एंड इफेक्ट देखा, कारण एवं प्रभाव देखा कि जो कारण है जल्दी सीखने का वो क्या है, पुरस्कार है, ठीक है। लेकिन यहीं पे 91%, तो ये हमारा विश्वास स्तर, इसी को कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल। यहाँ पर 0.1 में क्या होगा कि जो 99% बच्चे सीखे हैं, यहाँ पर हमारा विश्वास स्तर क्या होगा कि केवल पुरस्कार की वजह से सीखे हैं। 1% बच्चा हो सकता उसके घर में कोई प्रॉब्लम होती हो, माँ बाप का ज़्यादा फोर्स हो, उनके माँ बाप पढ़े लिखे हों, वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते हों, तो बच्चे सीखते हैं। लेकिन 99% जो इसका कारण है वो क्या है, पुरस्कार, पुरस्कार देने से ही बच्चे सीखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई, ये होता है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो हम बनाते हैं अपना, ठीक है। अब इनकी जब हम स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं तो इनकी एक वैल्यू होती है, ठीक है। जो 0.5 होता है इसकी वैल्यू होती है आपकी m बराबर ±1 1.96, ठीक है। समझ में आया कि 0.5 की वैल्यू क्या होती है, ±1.96। इसकी मतलब कि जो बच्चे विश्वास स्तर क्या है कि 96 बच्चे इसकी वजह से सीखे हैं, उसका एक कारण है सार्थक अंतर, ठीक है, सार्थकता अंतर जो कहते हैं, विश्वास स्तर, कॉन्फिडेंस लेवल या सार्थक अंतर कहते हैं कि जो सार्थकता है, सार्थक क्यों है, केवल पुरस्कार की वजह से सार्थक अंतर है। बाकी जो 90 और इसमें क्या होता है, इसकी जो वैल्यू होती है 0-1 लेवल की होती है ±2.5, ठीक है। तो इसकी ये वैल्यू थी। इसका यूज हम जब करते हैं, जब कभी भी हमको स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं, आगे इनका वैल्यू निकालते हैं, तब उसमें यूज करते हैं, वैसे इनका यूज नहीं होता है। केवल जो सीधा ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, केवल इतना पूछा जाता है कि विश्वास स्तर कितना होता है 0.5 से लेके 0.1 तक, ठीक है। तो ये सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि विश्वास कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है। ठीक है, अगला है आपका डाटा का रेखा चित्रण, ठीक है। डाटा को रेखा चित्रण के रूप में प्रस्तुतिकरण करना, ठीक है।